हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। यह वीडियो हमारे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगला पार्ट है। इसके पहले आपको दो वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ तक पहुँचकर समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। ठीक है, तो अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इम्पल्स कंडक्शन की। इसके पहले के वीडियो में हमने इम्पल्स कंडक्शन इनसाइड न्यूरॉन बात किया, जिसमें हमने देखा कि कैसे नर्वस सिस्टम में या न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल या इम्पल्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जाते हैं, या हम बोले कि बॉडी से लेके ब्रेन तक जाते हैं या ब्रेन से बॉडी तक आते हैं। तो उनके बारे में हमने समझा। अब उनका एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत कम हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और एक्सॉन आपको पता है नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में एक्सॉन होता है। इस एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन भरे हुए होते हैं और अंदर की तरफ नेगेटिव आयन भरे होते हैं, पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव। अब होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से जब तक सेपरेटेड है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। जब एक टाइप का मॉलिक्यूल, एक टाइप का आयन जो है एक साइड पर है और दूसरे साइड का दूसरे टाइप का दूसरे साइड पर। ठीक है, तो अब हम इनको बोलते हैं पोलराइज स्टेट। क्या होता है कि जैसे ही इम्पल्स आएगा, जैसे इम्पल्स कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकती है या साउंड वेव हो सकता है, टच हो सकता है, जो भी इम्पल्स है, उस इम्पल्स के आते ही क्या होता है, यहाँ पर रिसेप्टर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर जो है वो ओपन हो जाते हैं। रिसेप्टर या गेट या चैनल का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में वह पॉइंट जहां से कोई मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो गेट होते हैं, एक केवल माइनस आयन के लिए होता है और एक केवल प्लस आयन के लिए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये भी एक वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये भी एक वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये जो पॉजिटिव आयन होता है ये सोडियम का बना होता है, जिसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं, और ये माइनस आयन जो होता है वो पोटेशियम का बना होता है, जिसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम दोनों पॉजिटिव आयन बनाने वाले मॉलिक्यूल होते हुए भी कैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो देखा है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई स्टिमुलेशन होता है, जैसे ही कोई स्टिमुलाई आता है, तो होता क्या है कि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसको आप वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर पोटेशियम बोलेंगे और इसको वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर सोडियम बोलेंगे। अब ये वाले जो चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन अंदर और नेगेटिव आयन बाहर चला जाता है। मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन अंदर और एक नेगेटिव आयन बाहर चला जाता है, और इसी आयन के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के एक बार स्टार्ट होने के बाद अब ये कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है -70 वोल्ट का, तब जाकर एक इम्पल्स जो है हमें फील होता है। इससे ज़्यादा का अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो वो भी हमें फील होगा, लेकिन इससे कम पोटेंशियल डिफरेंस में हमको कोई चीज़ फील नहीं होती है। तो अब हम इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड वैल्यू। इसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड वैल्यू। थ्रेश होल्ड वैल्यू का मतलब देखो, थ्रेश होल्ड का मतलब ही होता है मिनिमम। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम, वह मिनिमम वैल्यू जिसमें आप किसी स्टिमुलेशन को फील कर सकते हो, इम्पल्स को जनरेट कर सकते हो, ब्रेन उसको फील कर सकता है, सेंस कर सकता है, उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब इससे अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, हम उसको फील कर पाएंगे, मगर अगर इससे कम है तो हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने ये तो सुना होगा कि हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के साउंड वेव्स को ही सुन सकते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। तो उसका रीज़न ये होता है कि वो जो साउंड वेव्स होंगी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद, वो साउंड वेव्स हमारे अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाती है, इसलिए हम उनको सुन नहीं पाते। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है, अब
इसी को हम अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आगे की तरफ कैसे बढ़ाएंगे कि देखिए, न्यूरॉन का मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसा रफ रिप्रेजेंटेशन आपके सामने ड्रॉ किया था उस दिन, और ये जो रफ रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो बात क्लियर है कि सिग्नल जो है जैसा मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में वैसे ही चला जाता है। अब बात आती है इस पॉइंट पे जिसको हम बल्ब बोलते हैं। इस बल्ब से अगला वाला न्यूरॉन जो होता है वो अटैच्ड होता है। ठीक है, अब ये अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये और ये बल्ब दोनों एक दूसरे के आसपास है, लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में ये गैप होता है, इस गैप को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। ये गैप क्या कहलाएगा? साइनैप्स कहलाएगा। ठीक है, अब इस साइनैप्स में दिक्कत क्या है? देखिए, अब आपको सिंपल सा पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब मान लीजिए ये पहला न्यूरॉन था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, 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 कर रहा है। बल्ब में जैसा ही आता है, अब बीच में तो छोटा सा गैप आ गया ना, साइनैप्स आ गया। अब वो जो साइनैप्स है, तो वो आप ये मान लीजिए कि एक वायर जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है, और वायर बीच में से टूट गया। अब जब वायर बीच में से टूट गया तो उस टूटे हुए वायर में आगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा पाएगा, मतलब करंट यहाँ नहीं पहुंच पाएगा अगले न्यूरॉन को, अब वो इंपल्स जनरेट करके नहीं दे पाएगा। तो साइनैप्स में थोड़ी देर के लिए ये इलेक्ट्रिक करंट किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है, और साइनैप्स में जो मूवमेंट होता है वो एक डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि साइनैप्स में कैसे मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में इम्पल्स का। ठीक है, अब तो देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक बल्ब है, साइनैप्टिक बल्ब, डेंड्रॉन बल्ब, साइनैप्टिक एंड बल्ब, जो भी नाम रखना हो, इसलिए मैं सिंपल सा बल्ब बोल देता हूँ। तो ये जो है वो बल्ब है। ठीक है, अब इस बल्ब से लगा हुआ ये डेंड्राइट है। ठीक है, ये डेंड्राइट है। अब क्या होता है, देखिए दोनों के बीच में गैप है और इसी को हम साइनैप्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। अब असल में होता क्या है कि बल्ब में होती है कुछ चीजें। एक तो बल्ब के अंदर से छोटे छोटे पाउच होते हैं, इन पाउचेस को वेसिकल कहा जाता है। ठीक है, इन पाउचेस को वेसिकल कहा जाता है। वेसिकल का मतलब सिंपल, वेसिकल का मतलब होगा कैरी बैग। ठीक है, वेसिकल का मतलब हुआ कैरी बैग, जिसमें आप कोई चीज स्टोर करके रख सकते हो। वेसिकल एक तरीके का सेल ऑर्गेनिल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और इसके अंदर सेल जो है किसी चीज को स्टोर करती है, जनरली किसी लिक्विड को स्टोर करती है। हो सकता है वो अमाइनो एसिड स्टोर कर ले, हो सकता है वो ग्लूकोज के पार्टिकल्स को स्टोर कर ले, हो सकता है किसी एंजाइम को स्टोर कर ले। तो अलग अलग टाइप के सेल अलग अलग चीजों को वेसिकल के अंदर स्टोर करते हैं। इसी से मिलता जुलता आपने एक और वर्ड सुना होगा जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल और वेसिकल में फर्क बस साइज का होता है, और जो साइज होता है वैक्यूल का वो बड़ा होता है, वेसिकल का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, अदरवाइज दोनों का काम सेम है, किसी चीज को स्टोर करना। वैक्यूल जो होगा, वैक्यूल मैं अभी वेसिकल बता रहा हूँ ना, ऐसे ही मिलता जुलता वैक्यूल है। वैक्यूल जो होगा ये प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है, प्लांट सेल में मिलता है। और वैक्यूल जो होता है वो किसी सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, किसी भी सेल में न्यूक्लियस या प्लास्टिड से भी बड़ा वैक्यूल होता है। तो फूड वैक्यूल प्लांट सेल में, या फिर आपको पैरामीशियम में भी आपको वैक्यूल देखने को मिलेंगे। तो बड़े वाले पाउच को वैक्यूल कहते हैं और छोटे वाले पाउच को वेसिकल कहते हैं। ठीक है, तो एक क्विक सा रिव्यू आपके लिए यहाँ पर हो गया। अब इस वेसिकल के अंदर कुछ भरा होगा ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस वेसिकल के अंदर हम लोग ऐसे ब्लू ब्लू लिक्विड भर देते हैं। ठीक है, अब ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, इसका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है वो इस साइनैप्स में उस एनर्जी को, उस इम्पल्स को कैरी करने का काम करता है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर का काम अब देखते हैं कैसे फंक्शन करेगा। इसके अलावा इस बल्ब के बाहर में कैल्शियम का आयन घूम रहा होता है। ठीक है, तो बाहर में हम लोग बना देते हैं कैल्शियम।
ठीक है, बाहर कैल्शियम का आयन घूम रहा है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। अब यहाँ पर कैल्शियम के लिए होता है गेट, जिसको हम बोलेंगे VGC फॉर कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम के लिए एक गेट होता है, कैल्शियम के लिए एक रिसेप्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर कैल्शियम। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली कैल्शियम जो है अंदर जाएगा, लेकिन अभी ये गेट बंद है। कैल्शियम यहाँ ऐसे तड़प रहा है कि यहाँ पर अंदर मैं जा सकूं, और अंदर ये वेसिकल जो है ये भरे पड़े हुए हैं, और ये चाहते हैं कि कैल्शियम जो है वो अंदर ना आ सके। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में इम्पल्स जो है यहाँ से ऐसे करके आगे बढ़ता है, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ होंगी। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में इम्पल्स आया है, उस एनर्जी को ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर समझाने के लिए मैं आपको बोलूं तो ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, और दूसरी चीज होती है ये जो VGC होता है वो खुल जाता है। तो दो चीजें एक साथ हुई, न्यूरोट्रांसमीटर ने एनर्जी भी ऑब्जर्व कर ली और VGC भी खुल गया, एक साथ दोनों चीजें होती है। जैसे ही VGC खुलता है, कैल्शियम अंदर आता है। अब पता नहीं है वेसिकल लोग का कोई तो होगा, इन लोगों के साथ कोई उधारी का कोई कांड होगा, कुछ तो होगा। जैसे ही कैल्शियम आता है और ये वेसिकल उससे डरते हैं, और वेसिकल डर के क्या करते हैं, दूर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, इस तरफ भागता है। ठीक है, वेसिकल जो है ये वॉल की तरफ भागने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ऐसे भागेंगे ये लोग। अब ये लोग ऐसे भागेंगे तो अब क्या करें भाई हम लोग, जब ये लोग भागेंगे तो होगा क्या कि ये वेसिकल जो है इसमें टकरा के फट जाएंगे। तो मैं एक नया डायग्राम ना बना के आपको यहीं पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि वेसिकल इस वॉल से टकराएंगे, टकराने के बाद फट जाएंगे। अब ये वेसिकल एक बलून की तरह फटते हैं, जैसे आप बलून के अंदर कुछ भी डाल दो, स्पार्कल डाल दो, या आप उसमें थर्माकोल के दाने डाल दो, या आप उसमें चॉकलेट्स डाल दो, पानी डाल दो, कुछ डाल दो, और बलून जो है फूट जाए, तो उसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल होता है वो बहुत दूर तक ऐसे स्प्रेड होता है ना, बहुत दूर तक फेंकाता है। तो अब इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था वो बहुत दूर तक ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अगला वाला न्यूरॉन का डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट में रिसेप्टर होता है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। तो ये क्या है, रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पर आके बैठ जाता है। ठीक है, अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर को इस डेंड्राइट के अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, बस सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर को इसके अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर जैसे ही आता है इसमें रिसेप्टर में स्टक होता है। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, पूरा अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नहीं जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर के यहाँ पहुँचने के बाद ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, और एनर्जी ट्रांसफ़र होते ही यहाँ पर फिर से करंट जो है वो दौड़ने लगता है, और करंट उसी तरीके से दौड़ेगा जिस तरीके से मैंने पहले बताया था। वहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स शुरू होता है, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने के बाद वहाँ पर इम्पल्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट अब जो है तेजी से आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यह क्या हुआ, इस न्यूरोट्रांसमीटर के कारण इलेक्ट्रिक करंट आगे वाले न्यूरॉन में स्टार्ट हो गया। सिर्फ इस साइनेप्स वाले प्लेस में, बस यहीं पर वो न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, अगले न्यूरॉन के अंदर तक जाने की भी उसको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्स में इम्पल्स का कंडक्शन। ठीक है, सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना तो आपकी बुक में दिया है, ना ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट यहाँ पर मैंने समझाया है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर ब्रह्मा जी इस वाले न्यूरॉन को इस वाले न्यूरॉन से सीधा जोड़ देते तो क्या हो जाता। हमारे सिलेबस में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कम तो हो जाता।
और बहुत आसान भी हो जाता। ये एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिसेप्टर वीजीसी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस करना क्या था, 2 चीज़ों को जोड़ना ही तो था। क्यों नहीं जोड़ा? इसका जवाब मैं दूंगा ज़रूर। मैं आपको 4-5 सेकंड का समय देता हूँ, आप सोच के देखिए। ऑब्वियसली आप बता तो पाएंगे नहीं, सोच के देखिए कि इन दोनों को जोड़ क्यों नहीं दिया। अगर जोड़ा होता तो जो इलेक्ट्रिक करंट एक बार स्टार्ट हुआ था कंटिन्यू चलता, ब्रेन तक पहुंच जाता है, बीच में एक केमिकल लोचा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं 5 सेकंड पॉज लेता हूँ, आप सोचिए और मैं आंसर देता हूँ, फिर देखिएगा कि आपके वो आंसर मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको लगभग 3-4 सेकंड का समय मिला है। आपने शायद सोचा भी होगा कि क्या होता है अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए, अगर अगर ये दोनों जुड़े होते तो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस होता। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस होता है, ये चलता जाता और एक बार इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाए तो उसको जब तक बाहर से रोका ना जाए तब तक वो चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करने का बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो ये था। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने, या मतलब मैं ब्रह्मा जी मजाक में ऑब्वियसली बोल देता हूँ, भगवान का नहीं मजाक बना रहा मैं, समझाने के लिए, एक लाइट मोड में समझाने के लिए। तो इसमें हुआ क्या कि अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते, तो जब जुड़े हुए होते तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक इंपल्स चलता रहता। और अगर मान लीजिए बचपन में आपको किसी ने एक बार ऐसा टच किया था, वो आज तक फील होता रहता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट रुकता ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट को रोकना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए बीच में उसका फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज करना पड़ता है, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसको रोका जाना पॉसिबल होता है। किस तरीके से रुकता है थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस यही एक सिंपल सा रीजन है कि कंटिन्यूअस हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट और रोकना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बीच में गैप दे दिया गया है। तो जब जरूरत हो तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, अदरवाइज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब आपको ये नया वर्ड मिला है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड कर लेता हूँ। एक नया वर्ड मिला है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, न्यूरॉन में सिग्नल को, इम्पल्स को ट्रांसमिट यानी कि फैलाने का काम करते हैं, इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर 2 टाइप के होते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोलते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक को बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। एक्साइटरी मतलब ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो अगले न्यूरॉन में जाके उसको एक्साइट कर देगा, और ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो अगले वाले को जाके एक्साइट ना करेगा, वहीं पर इंपल्स को रोक देगा, वो इनहिबिटरी है। जो एक्साइट किया एक्साइटरी है, और जो रोक दिया, वो इनहिबिट कर दिया, वो इनहिबिटरी है। ठीक है, अब एक्साइटरी के 1-2 एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और इनहिबिटरी का एग्जांपल होता है एक डोपामीन। डोपामीन का नाम आपने सुना होगा, बड़ा फेमस सा है। जब आप खुश होते हो, हंसते हो, तो ये डोपामीन एज अ हार्मोन काम करता है और डोपामीन आपको खुश करता है, हंसाता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन और डोपामीन 2 इसके एग्जाम्पल है। अब जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, हमने जो यहाँ पर पढ़ा है, ये क्योंकि एक्साइट कर रहा है अगले वाले न्यूरॉन को, तो ये एक्साइटरी होगा, और ये जो एक्साइटरी वाला है ये एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो बना है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और कोलिन से। ठीक है, एसिटिक एसिड और कोलिन से। एसिटाइल कोलिन को बनाने के लिए एसिटिक एसिड और कोलिन को एक दूसरे से जोड़ना होता है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो ये बीच बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, एसिटिक एसिड और कोलिन को एक दूसरे से जोड़ना होता है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। पहला रिएक्शन क्या हुआ, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन। ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन, इन दोनों के मिलने से बना एसिटाइल कोलिन। ठीक, अब ये एक एंजाइम से बनता है जिसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, कोलिन एसिटाइल
ट्रांसफरेज, सिंपल सा एंजाइम है। अब इसी को अगर आप इस तरीके से रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक नया एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम होगा एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन टीरेस, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एसिटिक एसिड और कोलिन को जोड़ने के लिए कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, और उसके बाद फिर से एसिटाइल कोलिन को तोड़ के एसिटिक एसिड और कोलिन बनाने के लिए एसिटाइल कोलिन टीरेस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है, रिलीज होने के बाद ये अंदर तो जाता नहीं, यहीं पर रहता है। इसको अब क्या करता है हमारा बॉडी, यहीं पर तोड़ देता है एसिटिक एसिड और कोलिन में। एसिटिक एसिड और कोलिन टूट जाते हैं, दो पार्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड और कोलिन बन जाता है, और ये दोनों वापस चले जाते हैं इस बल्ब के अंदर बल्ब में फिर से इनको जोड़ा जाता है और अंदर फिर से एसिटाइल कोलिन बनाया जाता है। मतलब बार बार एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, एसिटिक एसिड और कोलिन में टूटता है, और फिर से एसिटाइल कोलिन बनता है, फिर से रिलीज होता है, फिर से टूटता है, फिर से बनता है, फिर से रिलीज होता है, और यही साइकिल चलता रहता है। तो ये जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो आपको मिलेगा बल्ब के अंदर, और एसिटाइल कोलिन टीरेज एंजाइम जो है वो आपको मिलेगा साइनेप्स में, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको बल्ब के अंदर और ये मिलेगा आपको साइनेप्स में, ठीक है, ताकि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली चलते जाए धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब डोपामीन होता है एसिटाइल कोलिन की जगह, तो क्या होता, डोपामीन जब रिलीज होता तो डोपामीन के कारण अगले वाले न्यूरॉन में उतना थ्रेशहोल्ड अमाउंट में वोल्टेज का डिफरेंस नहीं आता कि वो वाला न्यूरॉन जो है वो एक्साइट हो जाए। तो डोपामीन जो है वो वोल्टेज को कम कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देता है, और इसीलिए वो इनहिबिटरी होता है, जबकि एसिटाइल कोलिन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब एसिटाइल कोलिन के अलावा एक नॉरएड्रेनालिन नाम का भी हार्मोन होता है, ये भी आपके लिए एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। ये किडनी से रिलीज होता है और हार्ट बीट वगैरह को इंक्रीज करने का काम करता है। वैसे ही गाबा नाम का एक और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि न्यूरॉन्स से ही रिलीज होता है, डीपोलराइज न्यूरॉन इसको रिलीज करते हैं, ताकि ब्रेन जब बहुत ज़्यादा इम्पल्स ले चुका होता है तो ब्रेन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब बहुत देर तक किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो बीच में एक स्टेट आता है जहाँ पर उसको पेन कम हो जाता है, फिर से पेन तेजी से बढ़ता है। तो जब बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो वही न्यूरॉन जो कंटिन्यूसली सिग्नल भेज रहे हैं गाबा रिलीज करते हैं, ब्रेन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, गाबा का रिएक्शन खत्म हो जाता है, फिर से पेन होता है, फिर से शांत हो जाता है। तो ये 2-3 बार ये रिपीटेशन होता है पेन के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2-4 चीज़ें बताई है। मैं इसको एक स्क्रीन पर लेकर आता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो ये यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से होता है। देखिए ये वाला बल्ब जो था, इसी बल्ब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। इसी बल्ब को थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बड़ा कलरफुल दिखता है। बायोलॉजी में जितनी कलरफुल चीज़ें होती हैं उतना मज़ा आता तो है, सही बात है ना। तो ये कलरफुल सा डायग्राम आप समझ लीजिए, बहुत आसान है और बुक में भी बहुत ईजी लैंग्वेज में आसानी से समझाया गया है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ मैंने एंजाइम्स के नाम बताए हैं, एक आध न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताए हैं जो आपकी बुक में शायद देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा और अपने को भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने न्यूरॉन के अंदर एक बेसिक इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में इम्पल्स के जनरेशन को पढ़ा। इसके बाद इम्पल्स का जनरेशन साइनेप्स के अंदर कैसे होता है उसको भी मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है और आई होप वो आपको समझ में भी आया है। बस अब एक चीज़ और बच जाती है, एक नया टाइप का, स्पेशल टाइप का मूवमेंट, इसको बोलते हैं सैल्टेटरी मूवमेंट, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में इसके बारे में देखा ही होगा। अरे सैल्टेटरी मूवमेंट क्या होता है? तो कल का अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने न्यूरॉन होते हैं उन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के एक्सॉन के आसपास ऐसे एक माइलिन शीथ होता है।
इस माइलिन शीट को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको श्वान सेल बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है, देखिए मैंने बोला था कि ये सिग्नल को फास्ट करने का काम करेगा और जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा, पेरिफेरल में हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि पेरिफेरल में ये प्रेजेंट हो, सेंट्रल में मोस्टली प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल में हो सकता है। तो माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन में सिग्नल थोड़ा तेजी से चलता है। अब वो सिग्नल कैसे तेजी से चलता है देखिएगा, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में तो पता है कि ये न्यूरॉन के अंदर में जब सिग्नल जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बल्ब है, बल्ब बनाना भूल गए, तो ये बल्ब है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि होता क्या है कि सिग्नल को इलेक्ट्रिक करंट के तरीके से ले जाने के लिए वहां पर चाहिए होते हैं आयंस, और जितने में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है उस माइलिन शीथ के अंदर कोई आयन ही नहीं होता है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, आयनलेस होता है। तो अगर कहीं पर चार्ज या आयन ही नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये फास्ट करता है, मैंने बोला था सिग्नल को फास्ट करता है। अब सिग्नल आ रहा है एक न्यूरॉन को, दूसरे न्यूरॉन को, तीसरे न्यूरॉन को, ऐसे 1000, 2000, 5 लाख, 18 लाख, 20 लाख न्यूरॉन क्रॉस करते 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 यहाँ पर पहुंचता है सिग्नल, और सिग्नल जैसे यहाँ पर पहुंचता है यहाँ पर अब उसको मिलता है न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल मिलता है उसको तो सिग्नल यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। तो माइलिन शीथ सिग्नल को रोक देता है। अब आप बोलोगे कि सर दो बातें एक साथ बोल रहा हूं, अभी आप बोले कि माइलिन शीथ सिग्नल को फास्ट करने का काम करेगा और माइलिन शीथ अभी सिग्नल को रोक देता है, दोनों चीजें एक साथ कैसे? तो देखो इसका एकदम मस्त सा आंसर है और एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आप मानिए कि आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हो, अगर आप दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर वाले हो तो आप समझ लो दुर्ग से राजनांदगांव का जो हाईवे है उसमें चला रहे हो, बहुत जोरदार रोड है, ठीक है। तो महासमुंद वाला उड़ीसा रोड भी बहुत जोरदार, उधर भी मैं गया हूँ, बहुत मस्त रोड है। तो ऐसा कोई रोड है जहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़क है, तो आप बाइक चला रहे हो, 100 में चला रहे हो, 120 में चला रहे हो, 130 में चला रहे हो। अब चलाना नहीं है वैसे, है ना, बस इमेजिन करना, बस आप अपने आप को स्पोर्ट्स बाइकर समझ लो। कभी भी इतनी स्पीड पे गाड़ी किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में, कार, बाइक, स्कूटी कुछ भी नहीं चलाना चाहिए, मान लेता है, ठीक है, कि कोई चला रहा है, ठीक है, 150 की स्पीड पे बाइक चला रहा है। जैसे ही वो 150 की स्पीड पे चल रहा होता है अचानक से कोई सामने में आ जाता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा बाइकर, वो जैसे ही कोई अचानक से सामने में आएगा ब्रेक तो लगाएगा नहीं, अगर ब्रेक लगाने की सोचेगा तो खुद ही गिर जाएगा, उसी का एक्सीडेंट होगा। जैसे ही अचानक से कोई सामने में आता है तो बाइकर का ये रिस्पॉन्स होता है कि उसके बगल से कट के निकल जाए, ऐसे ही करेगा। जहां पर रास्ता कहीं पर ब्लॉकेज हो गया, कहीं पर गड्ढा आ गया, कोई अचानक से सामने में आ गया, कोई गाड़ी आ गई तो उसके साइड से कट के निकलने की कोशिश करेंगे। तो उसी स्पीड से न्यूरॉन के अंदर इंपल्स आ रहा है और यहाँ पर उसको कोई आ जाता है बीच में रोकने के लिए, तो क्या करेगा, साइड से निकलेगा। साइड से कैसे निकलेगा कि यहाँ पर आयन है जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, और दो माइलिन शीथ के बीच में नोड ऑफ रेनवियर होता है, ये भी मैंने बताया था। तो जहां पर माइलिन शीथ नहीं है वहां पर आयन है, यानी कि नोड ऑफ रेनवियर में आयन है। तो आयन यहां से सीधा यहां मिलता है, तो सिग्नल यहां से यहां, फिर यहां से यहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां पहुंचने से होता क्या कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत थी, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के बजाय वो जंप करते 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 जल्दी से यहाँ पहुंच बच जाता है। तो जो बीच का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला था ट्रैवल करने का, वो टाइम बच जाता है। इसी मूवमेंट को बोलते हैं जंपिंग मूवमेंट या फिर सैल्टेटरी मूवमेंट। इसी को दूसरा नाम हम लोग देते हैं सैल्टेटरी मूवमेंट। सैल्टेशन का मतलब ही होता है कूदना, ठीक है। सैल्टेशन का क्या मतलब होता है, कूदना। तो कूदने वाला मूवमेंट जो है वो ये शो करता है। तो माइलिन शीथ का ये काम है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, आपको बहुत डिटेल में मैंने 2 लेक्चर मिला के सिर्फ इम्पल्स का जनरेशन समझाया है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें जो भी कमेंट मिलता है हम उनका रिप्लाई ज़रूर करते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इस वीडियो को बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है और आप लोग आते हो, देखते हो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक उसको ज़रूर करिएगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।